चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक देखो क्वेश्चन है, और हमें ना देखो कल हमने स्टार्ट किया था लीनियर प्रोग्रामिंग, और हमने ये समझा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। उसके बाद हम लीनियर प्रोग्रामिंग की एक हमने छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, वॉल हैंगिंग और पेंटिंग वाला, इस तरह का एक क्वेश्चन था, वो हमने कल कंप्लीट किया था। उसमें आज हम कंटिन्यू करते हैं, नया एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे हम ना ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर देंगे साथ के साथ ही, क्योंकि है ना ऐसा जो हमारे क्वेश्चन आने भी वाला है ना, वो ये नहीं आएगा कि तुम लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करके बताओ। क्वेश्चन जो आने वाला है वो ये आएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके बताओ। तो जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ना, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अच्छा, ये कॉपी नहीं होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कर लेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी है ना केवल फॉर्मुलेशन वाला ही क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेंगे बाद में थोड़ा। एक बार मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा ये ग्राफिकल मेथड का थोड़ा और अपन एक बार स्टार्ट कर दें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, और अगर मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल का है ये पेज नंबर 429। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 429। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज नंबर 429 पर। अच्छा देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। अच्छा, वन काइंड ऑफ केक को हम ए बोल देते हैं, ठीक है, केक ए हम ऐसा बोल देते हैं। इसको कलर चेंज करते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास दो केक है, केक ए और केक बी। हमारे पास दो केक है, केक ए एंड केक बी, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लावर, तो 200 ग्राम, ठीक है। क्या चाहिए इसको? एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, तो 25 ग्राम ऑफ फैट हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो केक ए जो है ना, उसमें हमें चाहिए 200 ग्राम ऑफ फ्लावर चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए केक ए को बनाने के लिए। अनादर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स, यहां पे लिखा हुआ है अनादर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लावर और 50 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। तो सेकंड वाले केक के लिए चाहिए 100 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दैट कैन बी मेड, ज्यादा से ज्यादा हम कितने केक बना सकते हैं फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लावर। अब देखो हमें क्वांटिटी गिवन है, हमारी जो क्वांटिटी है ना वो हमें गिवन है कि हमारे पास कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है, ध्यान से समझना है यहाँ पर प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम यह है कि ऊपर तो हमें जो डेटा दिया हुआ है वो ग्राम्स में दिया हुआ है, ग्राम्स में है ये डेटा, लेकिन यहां पर जो नीचे डेटा दिया हुआ है वो किलोग्राम्स में दिया हुआ है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारे में है ना, जो जितनी भी कैलकुलेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं सब में है ना एक जैसा ही मेजरमेंट होना चाहिए। तो हम इसको कर देंगे, देखो वैसे तो 5 किलोग्राम है, लेकिन जब अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 ग्राम्स। तो फ्लावर की क्वांटिटी हो जाएगी 5000 ग्राम्स, और जो ये हमारे पास फैट है उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 1000 ग्राम्स, ठीक है। Assuming there is no shortage of other ingredient required for making cakes, formulate LPP। देखो हमें वही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है और उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, हमें उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में है ना जो भी डेटा था ना, हमने उस डेटा की इस तरह से टेबल बना के यहाँ पे लिख ली, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो सॉल्व करना है वो ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो कुछ क्वांटिटी हम ए की प्रोड्यूस करेंगे और कुछ क्वांटिटी हम बी की प्रोड्यूस करेंगे।
कुछ क्वांटिटी हम दो ही केक हमारे पास में ऑप्शन है, दो ही केक हम बना सकते हैं, तो कुछ क्वांटिटी हम केक ए की बना लेंगे और कुछ क्वांटिटी हम केक बी की बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा केक्स बनाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स प्रोड्यूस करना। तो इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा केक कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड। अच्छा है ना, मैंने ये बात कल भी बताई थी कि है ना, हम जब भी ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के साथ जो भी वेरिएबल लिखने वाले हैं ना, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के साथ जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे तो उन वेरिएबल को हम है ना नाम से नहीं प्रोनाउंस करेंगे, उनका नाम क्या है, उनको हम हमेशा जेड से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो केक ए की क्वांटिटी हमने बोली है x1 और केक बी की क्वांटिटी हमने बोली है x2। तो हम इसको लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड x1 प्लस x2। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो पूछ लो एक बार। दिव्या, रक्षिका, शिवानी, भावना, अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ पूछो। आ गया? ठीक है शिवानी, ठीक है ठीक है शिवानी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सेकंड जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शंस बनते हैं, मैं वापस से याद दिला देता हूं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शंस बनाने के लिए है ना, हम हमेशा ऐसे इक्वेशंस, ऐसी ही इक्वेशंस या ऐसी फंक्शंस को यूज करते हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हो, जिनमें लिमिटेशंस लगी हो। तो देखो यहां पर रेस्ट्रिक्शंस है, 5000 ग्राम ही क्वांटिटी अवेलेबल है, 1000 ग्राम क्वांटिटी अवेलेबल है। तो रेस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। हमारे पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो 5000 ग्राम और 1000 ग्राम वाली क्वांटिटी अवेलेबल है। इससे ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास में नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएंगे रेस्ट्रिक्शंस। कैसे? जैसे कि एक यूनिट बनाने के लिए 200 ग्राम्स काम आता है। केक ए की, फर्स्ट केक की एक यूनिट बनाने के लिए फ्लावर कितना ग्राम आता है? 200 ग्राम्स। तो अगर हम x1 यूनिट्स बना रहे हैं तो कितना काम में आने वाला है? 200x1। ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, देखो सबसे पहले 200 ग्राम, तो 200x1 हो जाएगा इसका, क्योंकि एक यूनिट बनाने के लिए 200 ग्राम से, तो अगर हम दो यूनिट बनाएंगे तो 400 ग्राम्स, तो हम करते हैं 200 इंटू 2। और अगर हम x1 यूनिट्स बना रहे हैं तो वही x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 200x1 हो जाएगा। अच्छा, फ्लावर काम आने वाला है बी में, बी के प्रोडक्शन में कितना काम आएगा? 100x2 प्लस 100x2। और हमारे पास इसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है? 5000 ग्राम्स। तो हम कितना क्वांटिटी यूज कर सकते हैं? 5000 या उससे कम। तो लेस देन इज इक्वल टू 5000। ये हमारे लिए बन गया, ये हमारा फंक्शन है फॉर फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट यहां पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फैट के लिए हो जाएगा। तो फैट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 25x1 प्लस 50x2। और कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है? तो हम कितना यूज कर सकते हैं? लेस देन इज इक्वल टू 1000 फॉर फैट। ठीक है। अच्छा, जो भी लिमिटेड फंक्शन थे ना, हम लिमिटेड फंक्शन ऑलरेडी यूज कर चुके।
जो भी रेस्ट्रिक्शन थे जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती थी, जिनकी वजह से प्रोडक्शन रुक सकता है, उनको हमने यूज कर लिया, जिनमें एक तो था फ्लावर और एक था हमारा फैट। अच्छा, हमने सारे रेस्ट्रिक्शन फंक्शन यूज कर लिए, अब कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में और कोई डेटा बचा नहीं है, तो फाइनली आ जाएगी हमारी नॉन नेगेटिव फंक्शन। तो नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव फंक्शन है ना, हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। नॉन नेगेटिव फंक्शन हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है तुम्हें। तो तुम यहां पर लिखोगे x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब एक बार और बता देता हूं, हम हो सकता है केक ए की, क्योंकि x1 x2 क्या है, क्वांटिटीज है ए और बी की, तो x1 x2 का मतलब यहां पर ये हो गया कि हो सकता है हम केक ए की है ना एक भी यूनिट नहीं बनाए, हो सकता है हम केक बी की एक भी यूनिट नहीं बनाए, हो सकता है हम उनकी पॉजिटिव यूनिट्स बना ले, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि क्वांटिटी या प्रोडक्शन जो है ना वो नेगेटिव हो जाए। तो इस वजह से लास्ट में हम नॉन नेगेटिव फंक्शन लिख देते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो बोल रहा था ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो एलपीपी फॉर्मुलेट करनी थी, तो हमने एलपीपी फॉर्मुलेट कर लिया। अब आगे बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली, अब हम इसे ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे। तो देखो ग्राफिकली यहां तक देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यहां तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सबने ये नोट डाउन कर लिया कि एक बार बता दो, ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व द प्रॉब्लम यानी फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, तो फर्स्ट पार्ट हमने फॉर्मुलेट कर लिया, यहां पर सबने कंप्लीट कर लिया यहां तक, ठीक है। अब फाइनली हमें इसका क्या करना है, फाइनली हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ इक्वेशन। हमें जो डेटा है ऊपर हमने लिखा था उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए इक्वेशन। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए है ना, हम सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की इक्वेशंस को यूज करते हैं। क्वेश्चन को अगर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ये जो इक्वेशंस है ना, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स वाली इक्वेशन, इन इक्वेशंस को हम यूज करना स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट वाली इक्वेशन को यूज करना स्टार्ट करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कैसे करेंगे इनको सॉल्व, उसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एक हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। वैसे तो है ना, इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूं तो बहुत आसान है, लेकिन हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग तरीके से सॉल्व करें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर इक्वेशन फर्स्ट। देखो ध्यान से समझना हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स तैयार कर रहे हैं, उसमें हम ऐसे 4 पार्टीशन कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स तैयार कर रहे हैं जिसमें 4 पार्टीशन कर देंगे हम। इस वाले पार्टीशन को हम यानी इस वाले कॉलम को हम x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले कॉलम को हम x2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस वाले कॉलम को मैं बता देता हूं, ये वाला जो कॉलम है ना ये x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो दूसरा मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है इसको हम x2 से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब इसका जो टोटल है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इक्वेशन फर्स्ट यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 5000 या उससे कम आना चाहिए। तो मैं ना 5000 को इस बॉक्स से यहां पर बाहर लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा मैं 5000 और यहां पर भी लिख दूंगा मैं 5000। हम बॉक्स को स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो हमने इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स बनाया, तो इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स बनाकर उसमें 4 पार्टीशन कर दिए। फर्स्ट वाला कॉलम x1, सेकंड वाला कॉलम x2, उसके बाद जो मेरे को टोटल चाहिए ना मैंने टोटल उसके बाहर लिख दिया। अब यहां पर करते क्या है, देखो स्टार्ट कैसे करते हैं। एक बार हम x1 की वैल्यू को 0 करेंगे, एक बार हम x2 की वैल्यू को 0 करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में 2 वैल्यूज है, देखो 2 वेरिएबल्स है, x1 भी है और x2 भी है। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक बार हम क्या करेंगे x1 की वैल्यू को 0 कर देंगे और एक बार हम x2 की वैल्यू को 0 कर देंगे। एक बार हमने x1 की वैल्यू को 0 कर दिया, एक बार हमने फिर x2 की वैल्यू को 0 कर दिया। मान लो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशन की, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। मान लो इस इक्वेशन में अगर मैं, अब देखो यहां पे है ना ऑब्जर्वेशन होगा, कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी। मान लो इस इक्वेशन में अगर मैं x1 की वैल्यू को 0 कर दूं,
तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 50 नहीं, 50 आएगी, 50 आएगी, है ना? अगर मैंने x1 की वैल्यू को 0 कर दिया तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 50। और अगर मैंने x2 की वैल्यू को 0 कर दिया तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25 नहीं, 40, 1000, अच्छा 5000 है, सॉरी मैं सेकंड इक्वेशन देख रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन देख रहा हूं। ये आएगी 25, मैंने गलती से सेकंड इक्वेशन देख ली, ये आ जाएगी 25। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं दोबारा से बताता हूं हमने क्या किया। अब जो मैंने x1 के लिए किया ना, सेम मेरे को x2 के लिए भी करना है। तो इसलिए है ना, जैसे ही मैं x2 के लिए करूंगा तो तुम दोबारा से समझ लोगे कि हम x2 के लिए x1 के लिए क्या करते हैं। तो अब मैं कर रहा हूं फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मैं क्या करूंगा, इसी तरह से बॉक्स बनाऊंगा यहां पर। शेप है मेरे पास, इसी तरह से मैं यहां पर एक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसके वही 4 पार्टीशन कर दूंगा। फर्स्ट पार्ट पे x1 आएगा, यानी फर्स्ट कॉलम x1 के लिए होगा, सेकंड कॉलम x2 के लिए होगा, और दोनों नंबर यहां पर जो टोटल चाहिए ना, मेरे को 1000 के टोटल में चाहिए, 1000 के फ्रेम में चाहिए। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, वही तरीका है, एक बार हम x1 को 0 कर देंगे, एक बार हम x2 को 0 कर देंगे, एक बार हम x1 को 0 कर देंगे, एक बार हम x2 को 0 कर देंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x1 को 0 करते हैं तो x2 कितना हो जाएगा? अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x1 को 0 करते हैं तो x2 कितना हो जाएगा? 20। और अगर हम x2 को 0 करते हैं तो x1 कितना हो जाएगा? 40। अच्छा, ये जो मैंने बॉक्सेस यहां पर बनाए हैं और यहां पर ये 0, 20, 40, 0, 0, 50, 25, 0, ये जो मैंने लिखे हैं यहां पर, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जो नंबर लिखे हैं और सेकंड वाली इक्वेशन के लिए जो नंबर लिखे हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो कि ये नंबर मैंने कैसे लिख लिए। हमेशा 0 ही अज्यूम करना है शिवानी, हमेशा 0 ही अज्यूम करना है तुम्हें, हमेशा। ऐसा क्यों किया है वो अभी जब ग्राफ बनाऊंगा तो पता लगेगा फिर तुम्हें। अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर है ना, हमें इन नंबर से कर्व प्लॉट करने पड़ते हैं, तब तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। हमेशा तुम्हें 0 ही अज्यूम करना है। और वैसे मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, क्योंकि है ना 0 हम इसलिए अज्यूम कर सकते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी हम 0 बनाने वाले हैं, इससे कम नहीं होगा। तो मिनिमम क्वांटिटी 0 है ना, तो इसलिए हम हमेशा 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर भी है ना, जब तुम अभी ग्राफ बनाओगे ना तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस के लिए हमने बॉक्स बनाकर इस तरह से यहां पर फिल कर दिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझना, इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग। यहां पर है ना, देखो इस जो हमने वैल्यूज लिखी है ना, बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी है 0, 50, 20, 0। ठीक है, मैं इसको अलग से लिख दूंगा दोबारा से। तो मैं इसको अलग से यहां पे लिख रहा हूं। देखो मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट किया, तो सेकंड पार्ट जो मैंने यानी ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, मैंने यहां से स्टार्ट किया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद जो मैं इसकी कैलकुलेशन है ना, यहां पे एक बार दोबारा से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा ध्यान से समझना। फॉर इक्वेशन 1, लिखने का तरीका देख लो कि कैसे लिखेंगे। इक्वेशन 1 के लिए जो नंबर्स हमने कैलकुलेट किए ना, वो कैलकुलेट किए 0, 50 एंड 25, 0। 0, 50 तो ये रहा 0, 50, यानी x1 की वैल्यू 0 करोगे, x2 की वैल्यू 50 करोगे तभी 5000 आएगा। और दूसरा 25, 0 ये रहा। तो अगर x1 की वैल्यू 25 करोगे, x2 की वैल्यू 0 करोगे तो 5000 आएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से नंबर्स को यहां पे यूज किया है। तो मैंने जैसे इक्वेशन 1 के लिए नंबर लिखे हैं, वैसे ही मेरे को लिखना है इक्वेशन 2 के लिए भी। इक्वेशन 2 के लिए मैं जो नंबर लिखूंगा वो नंबर लिखूंगा मैं 0, 20 और 40, 0। अब है ना, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, यहां पर ये बीच में कॉमा लगा हुआ है,
मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिखा है, उसके बीच में कॉमा लगा हुआ है। कॉमा से पहले वाला जो नंबर है वो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमा के बाद वाला जो नंबर है वो x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हर ऐसा दोनों इक्वेशंस के लिए लिखा है मैंने। इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी ऐसे नंबर्स लिखे और इक्वेशन सेकंड के लिए भी ऐसे नंबर्स लिखे। ठीक है, यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका एक ग्राफ बना लेंगे। थर्ड इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहां तक एक बार कंप्लीट करो, फिर हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। हो गया सबका कंप्लीट? तुम लोग है ना, ठीक है, बाद में कर लेना नोट डाउन इसको। ठीक है, अभी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां तक हमने इक्वेशन 1 और 2 के लिए जो भी नंबर्स आने वाले थे ना, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए नंबर्स यहां पर फिल कर लिए। अब हमें बनाना है एक ग्राफ, हमें एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, अच्छा, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें अलग से कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला है, हमें हमारी कॉपी में ही ग्राफ बना देना है। ठीक है, अब जब तुम कॉपी में ग्राफ बना रहे हो तो सिंपली स्केल से ड्रॉ करोगे, बिना रूलर से ड्रॉ करोगे, लेकिन बिना किसी स्केल को यूज किए हुए। क्योंकि जब तुम ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ में स्केल लिखते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ स्केल वगैरह लिखते हो, तो तुम्हें ऐसी कोई स्केल नहीं लिखनी है। तुम्हें सिंपली ग्राफ बनाना है। एक तरफ लिखोगे x1, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है ना, x1 एंड x2, एक तरफ लिखोगे x2। ठीक है, अब है ना, ग्राफ में जो प्लॉटिंग होगी ना, वो भी रेंडमली ही होगी, बिना किसी स्केल के रेंडमली प्लॉटिंग होगी। कैसे होगी मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे सबसे पहले हमें है ना इस वाले नंबर को प्लॉट करना है ग्राफ में, 050। तो x1 पर वैल्यू कितनी है? अच्छा देखो, जीरो तो ये होगा, जीरो तो ये होगा, है ना। x1 पर वैल्यू कितनी है? 0, तो x1 पर 0 इस लाइन पर आने वाला है। x1 पर जो 0 आने वाला है ना, वो इस लाइन पर आने वाला है, x1 पर 0। ये पूरी लाइन x1 वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। और x2 पर कितना आ रहा है? 50। तो x2 पर जो 50 आएगा ना, मैं मान लेता हूं कि वो x2 पर 50 यहां कहीं आया है, मैं मान लेता हूं। मैं इसको, इस पॉइंट को लिख देता हूं 050, ये वाला पॉइंट है मेरे पास में 050। x1 की वैल्यू 0, तो देखो x1 की वैल्यू 0 थी, और x2 की वैल्यू 50 थी, तो मान लो 10, 20, 30, 40 और ये 50 हो गया। ठीक है, तो रेंडमली तुम्हें मानना है, उसके लिए कोई स्केल यूज नहीं करनी, बस इतना सा ध्यान रखना, कोई स्केल यूज नहीं करोगे तुम लोग। अच्छा, ये फर्स्ट वाली वैल्यू को मैंने ग्राफ पर प्लॉट कर लिया 050। सेकेंड वैल्यू यहां पर है 250। तो x2 पर कितना है? 0। x2 पर 0 देखो यहां पर आएगा, ये वाली लाइन, ये क्योंकि ये 0 दोनों के लिए, x1 x2 दोनों के लिए 0 है। और 25 किस पर है? x1 पर है ना, तो 25 x1 पर मैं यहां कहीं अज्यूम कर लेता हूं, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं 25 0। अच्छा, मैंने ग्राफ पर ये जो दो पॉइंट्स यहां पर प्लॉट किए हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कैसे कर दिया? नहीं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दो। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन वाली जो कर्व बनाने वाले थे, तो फर्स्ट इक्वेशन का कर्व बना है। अच्छा, अब एक बात पूछता हूं, मैंने यहां पर स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का कर्व कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है यहां पर, जो भी कुछ बनने वाला है। अच्छा, अब देखो सेकंड इक्वेशन, 0 20 कहां पर है? x2 पर, तो डेफिनेटली वो इससे नीचे ही कहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो अभी 050 है, तो 50 अगर ऊपर है तो 020 उससे नीचे ही कहीं होगा। तो मैं इसको कर देता हूं यहां पर 020, यहां कहीं ले लूं मैं, तो मैं इसको बोल देता हूं 020। रेंडमली लेना है तुम्हें, ठीक है, बस थोड़ा सा सोच समझ के रेंडमली लेना है। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या है? 40। अब 40 डेफिनेटली इस 25 से आगे ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं 40 की वैल्यू यहां कहीं ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 40। और मैं वही इन दोनों लाइंस को भी इस तरह से, इस तरह से बना देता हूं, दोनों लाइंस को भी। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी इक्वेशन भी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, लीनियर इक्वेशन होने की वजह से, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशन कौन सी है। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी इक्वेशन तुम बना रहे हो ना, उस पर तुम्हें नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने बनाई है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है 200x1 प्लस 100x2।
ठीक है, तो तुम्हें याद रखने के लिए लिखना है, ये है इक्वेशन 1, या तो तुम ऐसा लिख दो या फिर पूरी इक्वेशन लिखो। तुम इक्वेशन लिखो 200x1 प्लस 100x2 लेस देन इज इक्वल टू 5000, या तो पूरी इक्वेशन लिखो, ठीक है, या फिर तुम है ना सिंपली इसको है ना, इतनी इक्वेशन अगर तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हारे पास स्पेस नहीं है, या तुम्हें कुछ चलेगा अगर तुम ऐसा भी लिखोगे ना कि दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 2, चलेगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, E1 E2 भी लिख सकते हो, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज E1 एंड दिस इज E2, ताकि तुम्हें याद रहे कि कौन सी इक्वेशन 1 है कौन सी इक्वेशन 2 है। यहां तक कोई दिक्कत? कैसे बना लिया हमने ग्राफ? अब ग्राफ के अंदर क्या किया जाता है, ऊपर जो इक्वेशन में साइन लगे हैं, ये जो साइन होते हैं ना, ये साइन, इन साइन को कहा जाता है साइंस ऑफ इनइक्वलिटीज। मैं बता देता हूं, कुछ साइन होते हैं, साइंस ऑफ इनइक्वलिटीज देखो क्या होते हैं। ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन होता है, लेस देन इज इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इज इक्वल टू का साइन होता है, अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। तो बहुत सारे साइन होते हैं इनइक्वलिटीज को लेकर, ठीक है। इक्वलिटी का तो एक ही साइन होता है, इज इक्वल टू, ठीक है। बहुत सारे साइन होते हैं इनइक्वलिटीज को लेकर। तो जो भी इनइक्वलिटीज वाले साइन है ना, उन साइंस को यूज करते हुए हम कुछ एरिया सेलेक्ट करने वाले हैं यहां पर। उन इनइक्वलिटीज के साइंस को यूज करते हुए हम एरिया सेलेक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन पर साइन कैसे थे? लेस देन के, लेस देन इज इक्वल टू का साइन था। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन पर लेस देन का साइन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन पर कुछ एरो बनाएंगे इस तरह से अंदर की तरफ। लेस देन है ना, तो इनवर्ड्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, अगर लेस देन है तो। अगर यहीं पर ग्रेटर देन होता ना, तो आउटसाइड ऑफ द ओरिजिन है ना, ठीक है। तो हम इस तरह से बनाते हैं एरो के साइन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन पर कैसे साइन है? लेस देन इज इक्वल टू का। तो सेकंड इक्वेशन पर जब हम साइन बनाएंगे एरो के, तो इस तरह से ही बनाएंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस तरह से ही बनाएंगे। इस तरह से हम साइन बना लेंगे। और जरूरी नहीं है तुम इतने सारे एरो के साइन यूज करो, तुम एक दो साइन भी यूज करोगे एरो वगैरह के तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने एरो के साइन बना लिए यहां पर। अब मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए कर लेता हूं कि मैं इतने सारे एरो नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ 2 एरो लगा रहा हूं। मैं सिर्फ 2 एरो के साइन यूज करूंगा। तुम चाहो तो कितने भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं 2 यूज करूंगा। देखो, एक तो ऐसे यूज करूंगा मैं यहां पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर। दैट्स इट, ठीक है। अब जिस तरफ एरो के साइन हमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हम एरो इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें डायरेक्शन के बारे में पता लगे। एरोस के साइन से हम डायरेक्शन देख रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर 4 एरिया है, 4 एरिया, ठीक है। एक एरिया तो देखो ये बाहर वाला है, एक एरिया ये वाला है, देखो ये इस ट्राइंगल के अंदर अंदर वाला एरिया है। एक एरिया ये इस ट्राइंगल के अंदर अंदर वाला एरिया है, और एक एरिया यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला एरिया। इस ग्राफ के अंदर 4 एरियाज है अपने पास में। ये एरो के साइन है ना, एक कॉमन एरिया की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे कि इस एरिया की तरफ लेकर जा रहे हैं क्या हमें? नहीं। इस एरिया की तरफ लेकर जा रहे हैं क्या? देखो, फर्स्ट इक्वेशन वाला तो लेकर जा रहा है, लेकिन सेकंड इक्वेशन वाला नहीं लेकर जा रहा है। तो हम इस एरिया को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमें उस कॉमन एरिया की, कॉमन तभी तो बोलेंगे जब वो दोनों इक्वेशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो लेकर जा रहा है, लेकिन सेकंड वाला नहीं लेकर जा रहा, हम इस एरिया को इग्नोर करेंगे। इस इक्वेशन, इस पार्ट को सेकंड वाली इक्वेशन तो लेकर जा रही है, लेकिन फर्स्ट वाली नहीं लेकर जा रही है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास में लास्ट ये वाला बचेगा। क्या इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन भी हमें लेकर जा रही है? क्या इस एरिया में सेकंड इक्वेशन भी हमें लेकर जा रही है? ठीक है। तो अगर इस एरिया को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही सेटिस्फाई कर रही है, इस वाले एरिया को देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस एरिया को, इस एरिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर।
इस एरिया के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही काम में आ रही है, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन हमें यहां पर लेकर जा रही है। तो इस एरिया को अब देखो, तुम्हारे पास हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो अगर तुम्हारे पास हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओगे इस एरिया के अंदर, और तुम इस एरिया को बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है यहां पर बेसिक फिजिबल रीजन या कॉमन फिजिबल रीजन। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया को बोला जाता है बेसिक और कॉमन फिजिबल रीजन। इतना एक बार नोट डाउन कर, ग्राफ बना लो और ग्राफ के अंदर कॉमन फिजिबल रीजन, बेसिक फिजिबल रीजन, एक बार ये कर लो कंप्लीट। ऊपर लिखते हैं, ऊपर की तरफ। देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो इक्वेशन फर्स्ट के लिए 0 50 25 0। ठीक है। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमने ग्राफ कैसे प्लॉट किया, हमने कॉमन फिजिबल रीजन कैसे ढूंढा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमने एरो के साइन कैसे लगाए, हमने ग्राफ कैसे प्लॉट किया? ठीक है, ठीक है। वैसे है ना, तुम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हो पहले, 11th क्लास में आता है ये। मैथ्स नहीं थी? थी। तुम लोग पढ़ चुके हो ये सब चीजें 11th क्लास। क्या पूछ रहे हो शिवानी, दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? तो मैं ये बोल रही थी, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है वो पॉइंट मतलब सिलेक्ट हो गया, तो इस केस में F2 की वो हम मतलब फाइंड कैसे करने को विदाउट वो पॉइंट, वो सब। हाँ ठीक है। देखो मैं अभी बता देता हूँ, तुम्हारा वो वाला प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर है ना, एक बार हम बेसिक फिजिबल रीजन सेलेक्ट करेंगे, और बेसिक फिजिबल रीजन सेलेक्ट करने के बाद में हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, उन पॉइंट के बेस पर हम आंसर कैलकुलेट करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम जब, मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पर कि है ना, जो बेसिक फिजिबल रीजन आया ना, वो एक्चुअली में एक शेप है। मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पर, वो एक्चुअली में एक शेप है। वो शेप है ना, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से मिलकर बनती है। तो जितने भी पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, उन सारे पॉइंट्स की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम फाइनली उसका आंसर कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि हम कितना वहां पर उसको कर सकते हैं, उसको किस तरह से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कर लिया यहाँ तक सबने बेसिक फिजिबल रीजन? अच्छा, ये जो भी है ना, मैंने तुम्हें बता दिया, ये जो भी कर्व वगैरह बनाने वाले हो ना यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट, ये है ना, रेंडमली बनेंगे, बिना कोई स्केल वगैरह यूज नहीं करोगे। यहाँ पर स्केल यूज करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। यहाँ पर तुम रेंडमली अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, 0 50 है तो ऊपर बनाओ, 0 20 है तो नीचे बनाओ, उसके मान लो 0 70 आ जाएगा तो उससे भी ऊपर बनेगा फिर वो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। हो गया कंप्लीट बेसिक फिजिबल रीजन? अब देखो सुनो, मैं यहां पर ये समझा रहा था, ये हमारा कॉमन एरिया आया है, ये वाला। इस एरिया को, यानी जो भी ये शेप बन रही है, तुम यहां पर देखना, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, ये देखो, एक इस तरह से जा रही है लाइन, एक इस तरह से जा रही है, एक इस तरह से जा रही है, एक इस तरह से, ठीक है। इस शेप को बनाने के लिए 4 पॉइंट्स काम में आए हैं। एक पॉइंट जिसकी वैल्यू है 0 20, एक पॉइंट जिसकी वैल्यू है 0 0, क्योंकि यहां पर तो 0 0 है,
एक पॉइंट जिसकी वैल्यू है 25 0 और एक पॉइंट ये रह गया हमारे पास में, इसको हम बोल देते हैं ए नहीं, ए तो और कोई है इस क्वेश्चन में, इसको हम एम बोल देते हैं, क्योंकि है ना ए यहां पर मैंने है ना केक माना था इस क्वेश्चन में कि ए यहां पर केक है, फर्स्ट टाइप ऑफ केक को मैंने ए बोला था, सेकंड टाइप ऑफ केक को मैंने बी बोला था। तो अब मेरे को एम की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मेरे को यहां पर ये जो एम आया ना दोनों के इंटरसेक्शन पर, ठीक है, तो मेरे को उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूं, एम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी तुम्हें बता देता हूं। एम कौन कौन सी लाइन से बना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के इंटरसेक्शन की वजह से बना है। तो मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा, इक्वेशन 1 थी 200x1 प्लस, मैं एक काम करता हूं इसको साइड में ही लिख देता हूं, एम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं फॉर एम। तो कैसे करेंगे, 200x1 प्लस 100 कितना था 100x2 100x2 और सेकेंड इक्वेशन है 25x1 प्लस 50x2। अच्छा अब देखो एक चीज और बताता हूं, दोनों इक्वेशन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन पे लेस देन का साइन लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं m की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं ना तो मैं लेस देन का साइन नहीं लगाऊंगा, मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। कारण बता देता हूं मैं इज इक्वल टू का साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं लेस देन का मतलब होता है कोई एरिया सेलेक्ट करना, मैं किसी एरिया की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू निकाल रहा हूं। इस पॉइंट पर तो इज इक्वल टू ही आएगी ना वैल्यू। लेस देन तो क्या होता है, इससे नीचे वाला एरिया, लेस देन होगा इससे नीचे वाला एरिया, मोर देन होगा इससे ऊपर वाला एरिया। लेकिन अगर मैं इज इक्वल टू बोल रहा हूं तो एरिया नहीं होगा कि इससे ऊपर वाला एरिया होगा या इससे नीचे वाला एरिया होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं लेस देन 20, तो लेस देन 20 क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं बोल रहा हूं मोर देन 20 तो 21 22 23। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं 20 तो सिर्फ 20 होगा, उसके ऊपर नीचे वाले एरिया की वैल्यू नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट है ना यहां पर, ये जो नीचे मैंने पॉइंट लगाया, एम वाला पॉइंट लगाया, इस एम वाले पॉइंट पर ना कोई एरिया है, कोई एरिया नहीं है, ना कोई ऊपर वाला एरिया है, ना कोई नीचे वाला एरिया। इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉइंट है ना इज इक्वल टू पर सिचुएटेड है, इज इक्वल टू पर ये पॉइंट है, इसलिए मैं यहां पर इज इक्वल टू वाले साइन यूज करूंगा। इसके लिए तो यूज करूंगा 5000 और इसके लिए यूज करूंगा 1000। अब ये दोनों कौन सी इक्वेशन हो गई, ये दोनों हो गए लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, बेस्ट तरीका है। तो या तो हम x1 को बराबर करेंगे या फिर हम x2 को बराबर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फिर सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर सेकंड वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो अब इक्वेशन की फॉर्मेशन ये होगी, पहली वाली इक्वेशन तो होगी 200x1 प्लस 100x2 इज इक्वल टू 5000। नेक्स्ट होगा 50x1 प्लस 100x2 इज इक्वल टू 2000। और फिर मैं ना नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देता हूं। क्या एलिमिनेशन मेथड में हर बार साइन चेंज होते हैं क्या, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। जिस भी वेरिएबल को हमने बराबर किया है, जिस भी वेरिएबल को हमने इक्वल किया है, अगर उस पर दोनों सेम साइन है ना तभी साइन चेंज होंगे, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हर बार साइन चेंज होते हैं। तो हमने नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए। अब इससे क्या होगा, ये इक्वेशन ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास में 150x1 इज इक्वल टू 3000। और यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x1 कितना हो जाएगा 20। अगर x1 की वैल्यू 20 है तो हम इक्वेशन में x1 की वैल्यू फिल कर देंगे। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं हम यहां पर। अगर इक्वेशन की वैल्यू एक x1 की वैल्यू 20 आ रही है तो हम 20 वैल्यू ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में से या तो इसमें फिल कर दो या इसमें फिल कर दो या इसमें फिल कर दो या किसी में भी फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर हम फिल करेंगे तो हमारी x2 की वैल्यू भी आ जाएगी। x2 कितना आ जाएगा 10। तो देखो मैं तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे ना कि कैसे आया, x2 की वैल्यू 10 कैसे आई है। तो इस m की वैल्यू पता है क्या हो गई, अब इस m की वैल्यू हो गई 2010, क्योंकि मैं पहले लिखता हूं x1 की वैल्यू, बाद में लिखता हूं x2 की वैल्यू।
तो m की वैल्यू हो गई 2010। ठीक है, तो जो भी हमारा ग्राफ बना, तो ग्राफ बनने के बाद में हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, उस एरिया से एक शेप बनी, उस शेप में 4 पॉइंट्स से हमने चारों पॉइंट्स की वैल्यू, 3 पॉइंट्स की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने लिख रखी थी, 0, 20, 0, 0, 25, 0। जो एक पॉइंट था जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, उसकी हमने इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई उसकी 2010। ठीक है, फाइनली हमें है ना हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंप्लीट करना है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन काम आएगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या काम आएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, अब मैं फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूं, यहां पर मेरा कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। हमने बहुत सारी x1 और x2 की वैल्यूज निकाली। फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। हमारे पास 4 पॉइंट्स है ना, हमारे पास 4 पॉइंट्स आए। एक पॉइंट पर x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 20 है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू भी 0 है। तीसरे पॉइंट पर x1 की वैल्यू 25 है, x2 की वैल्यू 0 है। और एक और पॉइंट है जिस पर x1 की वैल्यू 20 है और x2 की वैल्यू, अब मैं है ना x1 x2 की वैल्यू इक्वेशन में फिल करता रहता हूं, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम कैलकुलेट करना है ना, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 30, तो आंसर वुड बी 30। यानी आंसर जो होगा, आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, इस तरफ मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 20, x2 इज इक्वल टू 10 और मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा 30 यूनिट्स का। हम 30 यूनिट्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई, ऊपर हमने इक्वेशन से स्टार्ट किया। ठीक है, एक बार जब हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई तो हमने उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बॉक्स बनाए। बॉक्स में एक बार x1 0, x2 0, फिर हमने उसको क्या किया, नंबर्स, बाकी बचे हुए नंबर्स फिल करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने उन नंबर्स को यूज करके एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, कॉमन फिजिबल रीजन। वो कॉमन फिजिबल रीजन हम एरो लगाकर सेलेक्ट करते हैं, एरो हमें जिस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन करते हैं हम उस पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, उस फिजिबल रीजन से हम एक शेप बना लेते हैं। उस शेप में 4 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी, एक पॉइंट जिसको हमने m बोल दिया जो हमें पता नहीं था, उस m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। और एक बार जब वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो हमने स्टार्ट किया, और फाइनली हमारा आंसर मैक्सिमम प्रोडक्शन आ गया 30 यूनिट्स का। ठीक है, कोई दिक्कत? सर हाँ भावना बोलो। सर ये जो ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वही नहीं होगा क्या हमेशा मैक्सिमम प्रोडक्शन? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ज्यादातर होता है, हमेशा नहीं होता है, दोनों में फर्क है। ज्यादातर यही होता है, लेकिन हमेशा होना जरूरी नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। चलो फिर और क्वेश्चन अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही काफी है।